बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा पेचीदा होता जा रहा है। एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मफाहमत और मज़ाहमत की सियासत के दरमियान कहीं मुअल्लक नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इलेक्शंस पर सबकी नजरें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शिकवा है कि गुज़श्ता इलेक्शंस की तरह पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, जबकि हुकूमत का दावा है कि सब अच्छा है। इसके साथ ही साथ बजट की आमद है और अवाम बजट से क्या उम्मीदें लगाए या फिर कोई उम्मीद लगानी ही नहीं चाहिए, इस पर बात करना भी ज़रूरी है। इन तमाम तर चीज़ों को डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है जवाद फैज़ी साहब ने, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सैयद क़म्बर ज़ैदी, सैयद ज़ीशान अज़ीज़ और अज़हर जावेद साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ज़ीशान अज़ीज़ साहब, आपकी जानिब आऊँगा। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस पे सबकी नज़र है और गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि पीटीआई की मकबूलियत ही नहीं है और पीटीआई अब राह फरार इख्तियार कर रही है, जो लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा है वो करके, कि कल को चलें कुछ ना कुछ बहाना मिल जाएगा उन्हें। मखदूम साहब बहुत शुक्रिया। ये जो क्लेम गवर्नमेंट कर रही है, जो आप बता रहे हैं कि पीटीआई की मकबूलियत ही नहीं है और पीटीआई राह जो फरार है वो इख्तियार कर रही है, तो इससे बेहतर मौका तो गवर्नमेंट के पास हो ही नहीं सकता था। एक ओपन स्पेस, पॉलिटिकल स्पेस उनको देते हैं, उनको कहते हैं जी ले आए अपने से अपना जो है वो बड़े से बड़ा तुरम खान, और खुल के यहाँ पर आप अपनी जो है वो पॉलिटिकल कैंपेन करें। हम देखते हैं कि आप कितने यहाँ से वोट लेकर जा सकते हैं। लेकिन उसके बरक्स एक तरफ ये कहा जा रहा है कि एक जमात जो इंतशारी है, सियासी नहीं है, एक जमात जो फसादी है, एक जमात जिसका लीडर जो है वो इस वक्त जो है वो थ्रेट बन चुका है, सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है, एक जमात जिसको लोग छोड़ के पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी में जा चुके हैं, एक जमात जिसको गिलगित के लोग रिजेक्ट कर चुके हैं। उस जमात को आपने कॉर्नर कर दिया, उनको ना आप पॉलिटिकल कैंपेन करने दे रहे हैं, ना उनके लोगों को आने दे रहे हैं। शाहिद जो है वो खटक साहब हो गए, फिर सलमान अकरम राजा साहब नहीं पंजोता साहब के साथ, उनके साथ क्या हुआ। दूसरी तरफ हम माजी में देखते हैं, जब इमरान खान साहब का दौर था तो आपने वो पिक्चर भी बड़ी वायरल है, मरियम नवाज साहिबा, बिलावल साहिबा, 2020 की पिक्चर है, बैठे हुए हैं बड़े आराम से, जो है पॉलिटिकल कैंपेन करने की भी इजाजत दी, सब कुछ किया गया। यहां पर क्या डर है, मुझे मेरी समझ से बाहर है। गवर्नमेंट के पास तो इतना बड़ा मौका है। नवाज शरीफ साहब जो है वो पीएमएलएन की बात की जाए तो इतनी बेहतरीन गवर्नेंस उनके भाई कर रहे हैं वजीर आजम के तौर पे। उनकी जो बेटी हैं वो वजीर आला है और बड़ी कामयाब वजीर आला है। आप देखें पंजाब में जो है वो इतने अच्छे अच्छे उन्होंने काम किए, तो उनका नारा लगाएं और वहां पर खड़े होकर अपने लिए वोट मांगे। इसी तरह पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी इस हुकूमत की सबसे बड़ी सपोर्टर है। आज अपनी सपोर्ट निकाल लेगी तो ये हुकूमत जो है वो 1 घंटा नहीं चल सकेगी। तो वो भी इसी का नारा लगाए कि देखें जी हमने इतनी अच्छी गवर्नमेंट को सपोर्ट किया तो आप लोगों के लिए इतनी ईज मिल रही है, आप लोगों को महंगाई हमने कम कर दी है। जो महंगाई मार्च इन दोनों ने मिलकर किया था 2022 में, मार्च में गालबन इन्होंने किया था 150 वाली चीज के ऊपर इन्होंने बड़े बड़े इश्तिहार चलाए थे। वो एक चर्चा भी चलाया था इन्होंने, टैक्सी वाला जो रो रहे थे कि जी 150 रुपए का पेट्रोल हो गया, मेरे से टैक्सी नहीं चल पा रही, घर नहीं चल पा रहा। वो चर्चा 2022 के बाद आज 2026 में 450 रुपए को जो है वो 450 को हम टच करके आगे पेट्रोल में, वो चर्चा हमें नहीं नजर में है। ठीक है, इसी तरह डॉलर के रेट के ऊपर आप बात कर लें, जीडीपी के ऊपर आप बात कर लें, आटा, चीनी, आम लोगों के ये मसाइल हैं। मखदूम साहब, आम लोगों के मसाइल ये नहीं है कि मेरे वजीर आजम को सलूट पड़ रहा है जहाज के अंदर, मेरे वजीर आजम का नाम जो है वो ट्रंप बार बार ले रहा है, ये उनके मसाइल नहीं है। उनके जो मसाइल हैं उनका हल अगर आपने निकाल लिया तो आप जाएं वहां पर नारा लगाएं। और वो सियासी जमात तो वैसे ही खत्म हो चुकी है, उसके तो लोग आप लोग कहते हैं कि जी उनको छोड़ के हमारी जमातों में आ चुके हैं, तो क्या प्रॉब्लम थी उनको कैंपेन करने देते खुले आम, इतना तमाशा लगाने की। देखें, ये तो फिर इस हिसाब से गवर्नमेंट के पास एक अच्छा ऑप्शन है। अगर पीटीआई खत्म हो चुकी है तो पीटीआई को जलसे का मौका दें, उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड दें और पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दें। जवाद फैजी साहब, जवाद फैजी साहब, आप किस तरह से देखते हैं पीटीआई के इन क्लेम्स को कि गवर्नमेंट पीटीआई से खौफजदा है, निज़ाम पीटीआई से खौफजदा है और हुकूमत जो है वो दीवार से लगा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगातार? कौन सी पीटीआई, किस पीटीआई की बात कर रहे हैं? वो जो जिसके बानी न्याजी साहब हैं और जिन्होंने सेनेट के अंदर एक जमात का बंदा और उसको अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया, उस पीटीआई की बात कर रहे हैं जिसका बानी चेयरमैन ख़ुद अपनी ही पार्टी की नफ़ी करता है और एक ही एमएनए हो, और जो वो वाजी दुपट्टे वाली सरकार जिन्हें कहा करते थे,
उन्हें वो अपोजिशन लीडर नामजद कर देते हैं। कौन सी पीटीआई की बात कर रहे हैं? उस पीटीआई की बात कर रहे हैं जो अडयाला पे रोज़ाना जो है एक मजमा लगता है और उसमें कभी सूरह यासीन और कभी सूरह कौसर पढ़ी जा रही होती है, उस पीटीआई की बात कर रहे हैं? या वो शेर अफजल मरवत वाली पीटीआई की बात कर रहे हैं जो कह रहा है कि आज गंडापुर को क्यों हटाया और उसमें क्या क्या मामलात हैं? मैं उस तरफ नहीं जाता। किस पीटीआई की बात कर रहे हैं? और उस पीटीआई की बात कर रहे हैं जिसके चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब आज भी वहाँ पे मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। उन्होंने पीछे पता है फोटोआं किंदियां लगियां ने राजा नासिर अब्बास साहब की। और अगर वो ये मैं उस तरफ जाना इसलिए नहीं चाह रहा था कि अच्छा हो गया कि ये बातें पीटीआई के हवाले से आपने कर दी हैं। वो किस मुंह से खड़े हुए हैं राजा नासिर अब्बास की तस्वीर पीछे लगा के और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की? इसलिए कि पीटीआई को मौका नहीं मिला, इसलिए कि उनका निशान नहीं है। तो फिर ऐलान कर देना कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के पीछे हम खड़े हैं। फिर वहाँ पर मैं बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ जिन्होंने माली कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने उन संगलाख चट्टानों के अंदर भी हज़रत महात्मा का नाम लिया, उसकी तस्वीरें लगाने की कोशिश की, चित्राली स्टाइल की टोपी शोपी वाली, लेकिन वो चल नहीं सका। मैंने पहले भी ये कहा था कि खुद गिलगित बल्तिस्तान के लोग माशाल्लाह मर्दोजन इतने प्यारे हैं, उन्हें किसी हैंडसम का कोई क्रेज़ नहीं है, कोई शिरक में मुब्तला नहीं है वो। लिहाजा उस पीटीआई की आप बात कर रहे हैं जिसके बैरिस्टर गौहर, ये अगर कैमरा दिखा तो नहीं सकेगा, ये मेरे पास तस्वीर मौजूद है, बैरिस्टर गौहर के पीछे क्या लिखा हुआ है, बोर्ड किस चीज़ का है, वो मरकज़ी जो इलेक्शन का सेल है वो किस जमात का है। यहाँ तो ये मसला बना हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो मैं पहले अर्ज कर रहा था मखदूम साहब कि वो जिन्होंने कुर्बानियां दी अपने वालों, जिन्होंने माली कुर्बानियां दी, जिन्होंने फंड्स दिए, और उस तरफ अगर देखेंगे वो रो रहे हैं कि आपने यहाँ पे उन लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश की है जिनके कहीं ना कहीं मुबैना तौर पे वो डांडे हैं जो स्कर्दू के अंदर दिल खराश वाक़या हुआ। लिहाजा आप उन लोगों के आगे खड़े हो जाएंगे, उन्होंने फोटोआं लाओगे तो भाईजान किस पीटीआई की बात किस पीटीआई की कर रहे हैं? मेरा तो सवाल ही है। अगली बात यहाँ बात की गई कि जी महंगाई की बात है, सैल्यूट वज़ीर आज़म जो है उसको नहीं होने चाहिए और अमरीकी सदर अगर तज़किरा कर देता है तो बगलें नहीं बजानी चाहिए। वो भाईजान मैं वर्ल्ड कप लेके आया था डोनाल्ड ट्रंप से मिलके, उस वक्त तो फिरदौस आशिक अवान से भी इतना भारी वर्ल्ड कप नहीं उठाया जा रहा था, फवाद चौधरी से भी नहीं उठाया जा रहा था। लिहाजा ये वो चीज़ें हैं जो हर दौर में इसको बैनुल-अक़वामी सतह पे अगर खान साहब को अहमियत मिली थी, अगर खान साहब का अच्छा इस्तकबाल था, अगर उनकी मीटिंग्स अच्छी थी तो हमें उस वक्त भी खुशी थी कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मिल रहा है ना। लिहाजा ये जो वो नवाब नसरुल्लाह कहा करते थे ना कि समझ में नुक्ता तौहीद आ तो सकता है, तेरे जहन में ही बुतखाना हो तो क्या कहिए। लिहाजा हमें ये बुतखानों को, लातो मनातो उज़्ज़ा को ये पाश करके फिर वतनीयत की बात करनी चाहिए, फिर पाकिस्तान की बात। ठीक है जवाद साहब, आपका पॉइंट आ गया। कंवर साहब आपकी जानिब आऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाले से जो जवाद साहब भी बात कर रहे हैं, देखें पीटीआई इम्पैक्ट तो नहीं क्रिएट कर पा रही। पीटीआई कहती है वो मुल्क की सबसे मकबूल तरीन जमात है, लेकिन हर मंगल को हम देखते हैं कि अडयाला जेल के बाहर आते हैं, एक सही रायगाह है, कुछ न कुछ वहाँ पर होता है, लेकिन हुकूमत पर वो प्रेशर बिल्ड ही नहीं पीटीआई कर पा रही कि जिससे पीटीआई को कोई रिलीफ मिले। मखदूम थैंक यू वेरी मच। एक तो ये एक इलेक्शन की पॉलिटिक्स और फिर जमात की अपनी पॉलिटिक्स, इसमें वो अपने लीडर को रिहा कराने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, इनको हमें डिफरेंशिएट करना होगा। और दूसरी चीज़ जो है, जैसे कि यहाँ पे डिबेट चल रही है कि राइट नाउ पीटीआई की मकबूलियत का सबसे पहले अंदाज़ा किस तरह से होगा। मतलब हमारे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, जिस तरह से ज़िशान ने कहा कि आप उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दें, आप उनको मौका फराहम करें, वहाँ पे वो जाएं, अपने कैंडिडेट्स उतारें, भरपूर तरीके से कैंपेन कर सकें, किसी को रोका ना जाए। वीडियोस वायरल हैं, अगर वो टेलीविज़न पर नहीं चल सकें तो सोशल मीडिया पे जाके लोग देख सकें। अगर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की तस्वीर वहाँ पे है तो आपने इमरान खान साहब की तस्वीर को रोका हुआ है ना यार। इमरान खान साहब का तो आप नाम लेने, मैं आपके टेलीविज़न पर ले रहा हूँ, लेकिन आपको अच्छी तरह से मालूम है इससे पहले इमरान खान साहब का नाम लिया जा सकता था या नहीं, या बानी पीटीआई कौन कहता था, किस तरह से हुआ बानी पीटीआई का। तो ये हमारे सामने फैक्ट्स हैं। अगर हमने लेवल प्लेइंग फील्ड लोगों को देनी है और उसके बाद फिर आवाम का फैसला मानना है, तो घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है, पीटीआई को उतारें, देख लें, फिर आपका नैरेटिव मैं भी और मखदूम साहब आप भी और स्टूडियो में मौजूद सब शख्स जो हैं वो मानने को तैयार हो जाएंगे कि पीटीआई की मकबूलियत नहीं है सर। इस टाइम पे नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो हुक्मरानी कर रहे हैं और उन दोनों का जो है वो सर चढ़ के जादू बोल रहा है जीबी के अंदर। लेकिन अगर नवाज शरीफ जाकर अपनी हुकूमत के खिलाफ वहाँ पे
पे तकरीर करते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी ये वहाँ पे इंप्रेशन क्रिएट करते हैं कि सारा कुछ जो है ईरान जंग की वजह से हुआ है, इससे कल तो बड़ी यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बह रही थी। तो मेरे ख्याल से अवाम अब उस 90 और 80 की दहाई से निकल आए हैं। अब जो है टिकटॉक वाली अवाम या सोशल मीडिया वाली अवाम ये जानती है कि आप जाकर अगर एक स्पीच में, पब्लिक स्पीच में दूसरी पार्टी जिसके साथ आप हुकूमत के कोलिशन पार्टनर हैं उनकी बुराई कर रहे होंगे, तो हमें मालूम है सर कि आप वहाँ पे पार्टनर बने हुए हैं, यहाँ पे आके पब्लिक की सिंपैथीज लेने को उनकी मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि आपसे इकॉनमी नहीं चल पा रही है, आपसे एक आम आदमी का कारोबार नहीं बढ़ रहा है, आपकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, आपकी वजह से माशी अशारिये बेहतर नहीं हो रहे हैं, आपकी वजह से हम IMF में बैठे हुए हैं, आपकी वजह से हमारे लोन्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, आपकी वजह से आवाम परेशानी का शिकार है, एक आम आदमी की जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है, ये हुकूमत करने वाले बेहतर तरीके से जानते हैं। आप आज भी हुकूमत के मिनिस्टर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हैं जो उनको बुलाएं और उनसे पूछें कि सर आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाते हैं मुल्क में, आप मुझे ये बताएं कि पिछले 8 माह में क्या कारकर्दगी है। वो आपको दिल पर हाथ रख के सच्चाई से बताएंगे, क्योंकि उन्होंने मेरे शो में इस बात का इतराफ किया। वो कहेंगे कि यार हमारी कारकर्दगी अच्छी नहीं है लेकिन हमें टाइम चाहिए, और इसका इतराफ आपके मिनिस्टर्स खुद कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल से जो डिफेंड कर रहे हैं इस हुकूमत को, उनको पहले ये तो सोचना चाहिए कि जिनको वो डिफेंड कर रहे हैं वो खुद अपने आप को डिफेंड कर पा रहे हैं या नहीं, तो फिर अगले सवाल पे हम तब बढ़ेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, यहां पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अजहर जावेद साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप इस सारी सिचुएशन को? गवर्नमेंट की मकबूलियत के दावे भी हैं लेकिन गवर्नमेंट PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं देती। अगर PTI ख़त्म हो चुकी है, तितर-बितर हो चुकी है, तो मौका दें ना, एक्सपोज हो जाएगी PTI। गवर्नमेंट क्यों नहीं देती ये मौका? बहुत शुक्रिया मखदूम साहब। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ का हामी हूं कि किसी जमात पे कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, सबको तहरीर व तकरीर की मुकम्मल इजाज़त होनी चाहिए, और इस चीज़ पे अगर कोई किसी को रोकता है तो वो गलत करता है। लेकिन अभी मेरे दोस्त जिक्र कर रहे थे जी वहाँ इजाज़त नहीं है, ये मेरा ख्याल है बैरिस्टर गौर साहब की वीडियो है, शायद आपको भी हो, ये GB में ही वो कंपेन कर रहे हैं, और मेरा बैरिस्टर गौर साहब PTI के चेयरमैन है मेरा ख्याल लास्ट टाइम तक, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। इस तरह की और बहुत सारी तस्वीर हैं, वीडियोज़ हैं जो मेरी नज़र से गुजरी हैं, जहाँ पर PTI के दोस्त जो हैं वो वहाँ पर जाकर अपनी कंपेन चला रहे हैं। हाँ, अगर किसी को रोका गया, जैसे असद कैसर साहब को रोका गया है, उसके बारे में 2 मौक़िफ़ हैं। जो तलाल चोई साहब हैं वो डिफरेंट कह रहे हैं, PTI वाले डिफरेंट कह रहे हैं, लेकिन जो भी है उनको जाने देना चाहिए था। इसी तरह दूसरे जो लोग हैं, एक भरपूर कंपेन वहाँ पर चलाई जा रही है, और अगर तहरीक इंसाफ को कोई खदशात हैं, कोई उनको रोका गया है, तो वो उनको नहीं रोका जाना चाहिए। ये तो एक बात होगी। और GB के इलेक्शन जो है ये 2 दिन में ख़त्म हो जाने हैं, वापस बैक टू नॉर्मल हो जानी है चीज़ें, और असल बात फिर वहीं पे आ जानी है कि तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा मसला इस वक्त उनके जो बानी चेयरमैन इमरान खान साहब हैं वो जेल में हैं, उनकी रिहाई कैसे होगी, उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं वो कैसे ख़त्म होंगे। तो इस वक्त की सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब जेल में हैं, उनके ख़िलाफ़ करप्शन और उनके ख़िलाफ़ जो भी एक जो मुकदमात हैं उनके अंदर उनको सज़ा की हुई या हुकूमत उनको सच कहती है, अदालतों से सज़ा हुई है, PTI उनको सियासी मुकदमात कहती है। तो ये आज तक की सूरत हाल, और इस वक्त PTI का मुकाबला PTI से है, बल्कि PTI के अंदर ही कई ग्रुप्स हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, और इसी वजह से मेरा ख्याल है जो इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक है वो सबसे ज़्यादा डैमेज हो रही है। अलीमा खान साहबा कुछ कह रही हैं, सुहेल अफरीदी साहब पे कुछ इल्ज़ामात लगते हैं, अली अमीन गंडार सपूर साहब की अलहदा की एक कहानी है। तो ये तहरीक इंसाफ की जो सियासत है, अंदरूनी सियासत, जब वक्त आएगा वो भी वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगी। तो ये मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो हुकूमत इस वक्त सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में, वो इस वजह से है कि जो उसकी अपोजिशन है वो खुद इंतशार का शिकार, और अपोजिशन से मुराद इस वक्त तहरीक इंसाफ है। दूसरी बात आती है हमेशा की, मेरे दोस्त ने बड़े अच्छा एक बात की कि 2022 के बाद जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ। अगर हम 2017 में जाएं तो पाकिस्तान इससे भी ज़्यादा अच्छा चल रहा था। अगर आपको याद होगा तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म थे, और पाकिस्तान की मईशी सूरत हाल जो इन्होंने चीज़ों की कीमतें गिनाई उस वक्त उससे भी कम थी, डॉलर बहुत ज़्यादा मुस्तहकम था, पेट्रोल की कीमतें उससे भी कम थी। फिर एक चलता हुआ पाकिस्तान
किसने जो है वो उसको पटरी से उतारा? याद नहीं 2011 में जो एक मीनार पाकिस्तान पे एक शख्स को जो प्रोजेक्ट दिया गया, फिर वो उसको सपोर्ट भी दी गई। 2014 में जो धरने दिए गए, जो स्टेट को हिलाने की, वो जो लंदन प्लान में जो चीज़ें थी, जिस तरह इमरान खान साहब को इकट्ठा किया गया, परवेज़ इलाही के साथ मिलाया गया, फिर लंदन में जो मीटिंग्स हुई और कुछ हाजिर सर्विस लोग जाओ आके करते रहे, फिर एक मुल्क को जिस तरह पटरी से उतारा। आज वो शख्स जिसने इन सारी चीज़ों में वो गुनाहगार रहा, शरीके उस गुनाह में वो शरीक रहा, अब वो मासूमियत का दावा करे। और अभी ये चीज़ें जो मेरा ख्याल है वो इस सारे वो गुनाह जो 2014 से लेके 2017 तक हुए, उसका कुफारा अभी तक हमारी लेकिन अजहर जावेद साहब, फिर ये तो एक विशेष साइकिल है, ये तो चलता रहेगा। बल्कि ज़ीशान साहब, आपसे इस पे इनपुट लूँगा कि एक दौर में मियाँ साहब कहते थे मुझे क्यों निकाला, अब तो वो देश निकाला की बात भी कर रहे हैं, और फिर वही सारा कुछ वही सियासी जमातें कर लेती हैं। एक तो इस पे कमेंट दीजिएगा। साथ कैप्टन सफदर साहब ने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि पंजाब को मुस्लिम लीग नवाज ने दुल्हन बना दिया है, तो अब उम्मीद है जीबी को दुल्हन ना सही दुल्हन की सहेली की तरह सजा देंगे अगर जीत गए। हाउ डू यू एनालाइज दैट स्टेटमेंट? अच्छा, ये अजहर साहब जिससे बता रहे थे कि 2017 में पाकिस्तान अच्छा चल रहा था, भाई फिर उससे 2013 में उससे ज्यादा अच्छा चल रहा था, फिर मुशर्रफ के दौर में चले जाएं उससे ज्यादा अच्छा चल रहा था, फिर 99 से पहले चले जाएं उससे ज्यादा अच्छा चल रहा था। हर दौर हम यही कहते हैं कि जी पिछले दौर से जो है पिछला दौर उससे ज्यादा बेहतर था। लेकिन हम जो चीजों को कंपेयर करते हैं ना, अभी अदर जवेद साहब ने मुझे कंफ्यूज कर दिया। मैं क्या अदर जवेद साहब पता नहीं क्या लंदन प्लान और हाजिर सर्विस लोग, मैं क्या पता नहीं ये 2022 वाली 21 वाली बातें लेकर बैठ गए। वो लंदन प्लान, हाजिर सर्विस लोग और वो आपकी मेरा ख्याल है, क्योंकि आपकी बात जो शुरू हुई उसके बाद हुआ ना 2022 से, मैं 2017 की बात 2014 की बात कर रहा हूँ, शायद जब आपको इल्म भी नहीं था कि यहाँ हो क्या रहा है। नहीं सर, मेरी 2022 के बाद से शुरू हुई है, आपकी 2022 पे आके रुक गई है सर जी। नहीं ना, हमारी 2026 अभी भी जारी है, और अभी भी वो ऐनक जो 2017 में आपने पहनी थी वो अब इन्होंने पहन ली है। नहीं, मैं तो जी 2004 से 5 से देख रहा हूँ मुशर्रफ दौर से, जो आपने बात की, तो मेरा ख्याल है मुझे तो वो दौर भी याद है जब मुशर्रफ साहब जो है इन्होंने बात की, नाम नहीं लेने दिया जाता था इमरान खान साहब का, तो इसी तरह नवाज शरीफ का नाम भी 2005 में नहीं लेने दिया जाता। मैं जिस चैनल पे था, खास हदायत थी 2006 में भी कि नवाज शरीफ की शक्ल नजर ना आए, नवाज शरीफ की खबर ना आए, तो ये वही वाली बात है। चले अच्छा, अजहर साहब, मैं बल्कि ना आपने वो लंदन प्लान का जिक्र किया तो मुझे वो याद आ गया, आजकल वो शहजाद राय का बड़ा चल रहा है, मुबारक हो, तो मुझे कायदे इनकलाब हज़रत तारुल कादरी मरहूम याद आ जाते हैं कि वो भी मुबारक हो जिस तरह कर रहे थे ना। तो ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है कि बतौर तालिब इल्म हमें नज़र में रखनी चाहिए, और फिर मुल्क का सोचते हुए फिर उसका नतारा करना चाहिए कि कितने लेकिन इस सब में एक चीज़ है, एक नारा अपनी जगह का अपनी जगह है, वो मुझे क्यों निकाला का नारा है, जो कि पहले भी था और अभी भी हुकूमत अभी भी इनकी है, लेकिन अभी भी ये नारा है कि मुझे क्यों निकाला। भाई हुकूमत में है, बेटी जो है वो पंजाब में है, लेकिन नारा वही है कि मुझे क्यों निकाला। बिल्कुल नारा वही रहेगा, ये वो नारा है जो वज़ीर आज़म जो निकलता है वो लगाता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने बड़ी अच्छी बात की ज़्यादा टिकटॉकर आवाम। इस वक्त हमारी सूरत हाल ये है कि हम टिकटॉक पे चल रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, और यही सबसे बड़ा मसला है हमारा कि हमारी कौम को कंफ्यूज कर दिया गया। अभी आपने बहुत अच्छी इस्लाह, मेरा ख्याल है, मैं तो बल्कि इसको कैरी भी करूंगा, टिकटॉकर आवाम जो है उसको जो दिखाया जाता है टिकटॉक में, जो उसको फेसबुक पे दिखाया जाता है, इस वक्त ट्रांसलेट हो रहा है। तो मेरा ख्याल है जब संजीदा पंजाब में हमारी वज़ीर अब ऐसे ना हो कि ये कॉकरोच पार्टी की तरह ये टॉन्ट जो है ये दिल पे जेनजी ले ले। जेनजी जारी बात है, डिजिटल एज है। अगर आपने वापस आना भी है पंजाब में जो मैं आता रहता हूं, मैं इंशाअल्लाह होके गया हूं। और हाँ, अजहर साहब, ये ज़ीशान साहब ने इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा है कि टिकटॉक का शौक सिर्फ अवाम को नहीं, सीएम साहिबा को भी तो बहुत है। वो कहते हैं काम करते हैं तो टिकटॉक हमारा राइट है। हाँ, मेरा राइट है, लेकिन पॉलिसीज जो है वो टिकटॉक पे नहीं बनती। पॉलिसीज जो वो संजीदा लोग बनाते हैं पॉलिसीज, यही तो सबसे बड़ा मसला आ गया कि संजीदा लोग सबसे पहले पॉलिसी की जगह वीडियो अगर टिकटॉक पे डाल दें तब भी तो क्रिटिसाइज होता है ना अजहर साहब। मैं अभी एक सर्वे शेयर किया मैंने शहाब साहब से, यही सूरत हाल यूके में भी है। 10 में से 9 नौजवान इस वक्त बददिल हैं,
यहाँ के यूके के इन हालात से, इन सारे मामलात से जनजी सिर्फ पाकिस्तान में सूरत हाल का शिकार नहीं है। मैं आप बाकी दोस्तों से शेयर कर दूंगा, अगर मखदूम साहब मुनासिब समझे इनको भिजवा दें, तो ये सारी सूरत हाल इस वक्त यहाँ पे भी महसूस की जा रही है कि जो हमारी नई जनरेशन है वो क्यों इस तरह के हालात से बदल। और मतलब एक सर्वे हुआ है 10 में से 9 नौजवान जो जनजी हैं वो इस हुकूमत हो या इन इदारों की पॉलिसीज हो, सबसे वो इस वक्त मुतनफर है। तो ये इंटरनेशनल ट्रेंड है, सारी चीजें और मामला है ये सारी सूरत हाल में इन्होंने अब शुरू किया कि हम इनको एंगेज कैसे करें। यही काम अब हुकूमत को करने का है कि इनसे बात करें, इनको एंगेज करें, इनके जो मामलात है, जो इनके मसाइल है उनको हल करें, डेमोक्रेटिक तरीके से सुने ना, फिर ये ना कदगने लग जाएं, उठा लिए जाएं, ये फिर काम खराब करता है। जी चाहिए जी जीशान साहब। मखदूम साहब पता क्या है, अनफॉर्चुनेटली मतलब आज भी हम बैठे डिस्कस कर रहे हैं गिलगित इंतखाबात, बजट और इन चीजों को, लेकिन हम ये जितने भी हम 3 4 5 लोग बैठे हैं, मेरे ख्याल में अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सारे हम बड़े वेल मिडिल क्लास के लोग हैं। हमें महंगाई से इम्पैक्ट पड़ा होगा, लेकिन उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा होगा कि अल्लाह माफ करे हमारे घर में खानों की, इलाज की, कपड़ों की किल्लत शुरू हो जाए। लेकिन आप देखें कि आज मीडिया कहाँ के ऊपर चल रहा है। ये देखें कि मीडिया बैठ के डिस्कस करता है, यार ये बताएं इमरान खान की डील हो रही है या नहीं हो रही। फिर बात करते हैं, यार ये बताएं पीटीआई के अंदर लड़ाई क्यों हो रही है, यार ये बताएं ये शेर अफजल मरवत क्या कह रहा है, ये सोहेल आफरीदी क्या कह रहा है। कोई बंदा बैठ के ये बात नहीं कर रहा कि यार 100 वाली चीज 200 250 के ऊपर चली गई है। ये जो एक्चुअल अवाम है पाकिस्तान की, जिनके वोट लेकर कोई भी आया है, इधर वो इमरान खान साहब आए हैं, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, कुछ भी, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा कि इन लोगों का क्या हाल। लेकिन जिशान साहब इशू ये है कि जिशान साहब देखें, ऑपोजिशन का काम होता है ना, अगर अवाम तंग है, महंगाई बढ़ रही है, तो पीटीआई भी तो इश्क इमरान की बात कर रही है, वो अवाम अच्छा के लिए तो नहीं निकल रही। अभी इसी के ऊपर आ जाएं, आप मुझे अपने ईमान से बता दें, आज पीटीआई महंगाई मार्च का ऐलान करे, ये उसको निकलने देंगे? और यार जिनको सांस नहीं लेने देते, जिनको अपने घरों में नहीं जाने देते, जिनको बाहर गली में नहीं खड़े होने देते, वो इन गवर्नमेंट के खिलाफ कोई रैली निकालें, कोई जुलूस निकालें, जिस तरह ये नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने निकाला था। और अब तो मुझे वो समझ भी नहीं आ रही कि ये कौन सी नून लीग है, कौन सी पीपल्स पार्टी है, ये इसको क्या नाम दूं। ये वही है जो घसीटते थे इनको, ये वही है जिन्होंने 9-9 साल एक दूसरे को जेलों के अंदर रखा था, ये वही है जो एक दूसरे को चोर, डाकू, लुटेरा, मिस्टर 10% कहते थे, ये वही है जिन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था कि जी अब हमने थर्ड जो कुव्वत है, पावर है, उसको नहीं आने देना। और इमरान खान के ऊपर इन्होंने कहा क्योंकि इनको एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई, तो इस वजह से अब हम इसको हटाएंगे और अब हम एस्टेब्लिशमेंट की गोद में खुद जाकर बैठ जाएंगे। मुझे बताएं, महंगाई मार्च करेंगे, निकलने कौन देगा? आप काम कर सकते हैं। जी 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 तो अब सिर्फ एक बात करूंगा जिशान साहब, आप जैसे जो नौजवान हैं जिनको लोग देखते भी हैं, सुनते भी हैं, आप कम से कम अपने शोज का 10% ही अगर महंगाई पे बात करना शुरू कर दें, 15% ही बात शुरू करना कर दें, तो मेरे ख्याल बहुत फर्क पड़ेगा। आप अपोजिशन का मैं इसी तरह ये छोटी-छोटी करता हूं, जिस तरह ये बीच में मैंने अभी मखदूम साहब नहीं, आप इसको ये अपने प्रोग्राम में करें ना। आप इस सारी डिबेट में आई डू एग्री विद यू मखदूम के व्हेन इट कम्स टू अपोजिशन, उसका किरदार ये होता है कि आपने कंट्रोल करना होता है हुकूमत को with their critical point of view. Yeah. But the thing is, क्या PTI एनी पार्टी, बिकॉज आम आदमी का दर्द हम यहाँ सारे रखते हैं, और जिस तरह से जिशान ने बात की है कि आम आदमी का ख्याल हमें होना चाहिए जब हम फैक्ट्स एंड फिगर्स बयान करें, क्योंकि बेसिकली डेमोक्रेसी किसके लिए, आवाम के लिए है ना। तो अब अगर पीटीआई वो रोल नहीं अदा कर रही तो क्रिटिसाइज बनता है, बिल्कुल क्रिटिसिज्म बनता है। पीटीआई को रोल अदा करना चाहिए, बिल्कुल अदा करना चाहिए। पीटीआई की विल है या नहीं, पीटीआई का फोकस क्या है, इस पर ज़्यादा हमें डिबेट करनी चाहिए। अगर पीटीआई का फोकस सिर्फ उनका लीडर है, बिकॉज वो उसको भी निकाल नहीं पा रहे हैं अभी तक, और उसकी वजह से उनकी स्ट्रैटेजीज जो फेल हो रही हैं, ये तो सेकंड पॉइंट आएगा ना कि आपने एक अवामी मार्च अनाउंस किया और उसके लिए आपको निकलने नहीं दिया। लेकिन बात ये है क्या पीटीआई ने उस फोकस के साथ अवाम के इशू को उजागर किया है या अवाम के इश्यूज पे उस तरह से बात की है, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन क्या ये डिबेट उस तरह से हो रही है या फिर सारा फोकस सिर्फ एक चीज पे है कि इमरान खान साहब को कैसे बाहर निकाला जाए। तो पीटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे मेरा बड़ा डिफरेंस है कि आप जो है अवाम के लिए, अवाम के वोटों से अगर आए हैं तो अवाम के लिए एक तो केपी में आपने क्या किया है, दूसरा आप फिर अगर बात करेंगे तो फिर आप अवाम की बात करेंगे, अवाम के लिए निकलेंगे, अपने लीडर
लीडर पे फोकस जरूर करें, बट आपकी प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि आप जो है वो अवामी इश्यूज पर ज्यादा बात करें। ये सेकंड फेज आएगा कि आपको निकलने दें या ना निकलने दें, आपको डंडे सोटे मार के दोबारा से बंद कर दें। जहां आप अपने लीडर के लिए बाहर खा रहे हैं तो अवाम ये भी रिकॉग्नाइज करेगी कि आप अवाम के लिए भी खा लें। तो मेरा यहाँ पे डिफरेंस है कि आपने अपना जो ओपोजिशन ये बड़ा ये अपने पूरे एक ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। अच्छा, यहाँ पे एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है, यहीं से हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जवाद साहब, आपकी जानिब आऊंगा कि इस वक्त जो सिचुएशन है पीटीआई की, व्हाट एक्चुअली वेंट रॉन्ग विद पीटीआई? इसमें स्ट्रैटेजी का फुकदान था, क्योंकि इनिशियली जहां तक मुझे याद पड़ता है पहला मुतालबा था मैंडेट वापसी, फिर मुतालबा रिहाई आया, अब रसाई है, रसाई भी नहीं मिल रही, आवाम के लिए भी पीटीआई वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पा रही। तो आपको क्या लगता है व्हाट वेंट रॉन्ग विद पीटीआई? ये तो फिर हुकूमत के लिए तो बड़ी कंफर्टेबल सिचुएशन है। दो तीन क्विकली गिलानी साहब तो दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी नज़म थी क्विकली, तो मैं उसी तरह ही आऊँगा। देखिए, अभी मेरे भाई ज़ीशान ने बात की कि मीडिया, देयर इज़ नो डाउट। अब अगर हम ये बात करेंगे ना कि मीडिया पे बात नहीं करने दी जाती, बोलने नहीं दिया जाता, ज़बान नहीं चलाने दी जाती, फ़लाँ नहीं करने दिया, ये अपनी जगह पे बहस हो सकती है, मगर इस मुल्क के लबो लहजे में बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर, घरों के अंदर ये जो तू तड़ाक और तर्ज़ तकल्लुम, तर्ज़ तखातुब जो बिगड़ गया, उसमें भी तो मीडिया ही ज़िम्मेदार है। हमने आज तक कभी बात की है? मुझे एक बात बताइए, मैं अगर मखदूम आपको ये कहूँ कि आई लव यू मखदूम, तो इसका क्या मतलब होगा? मैं तेनू प्यार करना, मैं आपको प्यार करता हूँ। माँ को भी जिस इंग्लिश में आई यू, वो उतार चढ़ाव है फीलिंग्स का, कि मैं प्यार से कह रहा हूँ या गुस्से में कह रहा हूँ, व्हाट आर यू, ये चीज़ है। हमने बिगड़ते हुए क्या क्या देखा, बड़े अदीब, बड़े ज़बान दराज और बड़े बड़े अब जो है वो लिखारी इस मुल्क में मौजूद थे, और हमने यू का मतलब सिर्फ तुम बना दिया, आप नहीं रखा, तुसी नहीं रखा, तुहाकू नहीं रखा, तुआनू नहीं रखा। हमने ये किया क्या है? हमारे साथ वो खिलवाड़ किए गए हैं जिसकी तरफ अगर चले जाएं, और आपके प्लेटफॉर्म से ये बात कहना ज़रूरी थी, कभी सोचिएगा इस बारे में। मैं एक वाइस चांसलर्स की कॉन्वोकेशन में, और यूँ कह लीजिए कि कॉन्फ्रेंस में था हायर एजुकेशन वालों की, शामी साहब मेरे साथ बैठे थे, मैंने उनको भी जिम्मेदार करार दिया, असातिज़ा को भी, कि आपने अपने ज़बान बयान को बिगड़ते देखा। वो धरनों की बात हुई, चले मैं नहीं जाता कि उसमें क्या क्या ज़बान इस्तेमाल की गई, मगर आपने, अब मैं उधर आ जाता हूँ कि तू तड़ाक वाला मामला, और उसमें एक पुरनूर शख्सियत निकाल ली गई, शख्सियत परस्ती कर ली गई, और कह दिया गया जो ये कह देंगे वही होगा, कुन फयकून, जो कह देंगे खासा वो हो जाएगा। लिहाजा इसने पार्टी नहीं बनने दी, इसने पार्टी के अंदर वो जड़ें जो अवामी थी मजबूत नहीं होने दी, और बड़े वो 1 डाउन 2 डाउन कहा करते थे, असद उमर कहाँ चले गए थे उनके इक़्तिदार में। लिहाजा उन्हें चाहिए था कि वो पार्टी को पार्टी के तौर पे रखते, फ़र्द वाहिद नहीं, सिर्फ बीबी साहिबा के इशारों पे नहीं जुल्फ़ी बुखारी को चलना चाहिए था, पार्टी के तौर पे इनको चलना चाहिए था। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आपने पार्टी बनने और बनाने ही नहीं दी, और मैंने पहले मरहले में ये कहा था कि जब आप अपनी ही पार्टी के लोगों की नफ़ी कर देंगे, और 2 बंदे जो बाहर से उधार मुस्तार लिए हुए हैं उनको दोनों जगह पे अपोजिशन लीडर बना देंगे, तो फिर अपनी पार्टी की तो खुद उन्होंने संभालना ही नहीं चाहा, तो फिर उसकी क्या पॉलिसी हो सकती है? जितने मुंह उतनी बातें। और मैं तो हैरान रह जाता हूँ, अदालत कहती है जिरा करें, इमरान खान के मुकदमात पे वकील कहता है मैं पहले मिलूंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तैयारी कर लूँ। यार ये खुद उनको अंदर रखवा रहे हैं, कि मैं आज आपके प्लेटफॉर्म से कह रहा हूँ, कई दफ़ा पहले भी कह चुके हैं और दोस्त भी कहते हैं, ये खुद नहीं उन्हें बाहर आने देना चाहते, क्योंकि मौजा लगी है सरकार, वो आ जाएगा तो फिर सारे उसकी तरफ देखने लग जाएंगे। हैंडसम तो है ना, पर्सनैलिटी तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन फिर ये सारे दब जाते हैं। इसलिए पार्टी नहीं बन सकी, इसलिए उसकी वो जो अवामी चीज़ें हैं उनके जहन में भी, बैरिस्टर गौर के जहन में ये नहीं होगा कि इमरान खान ने कहा था मैं कोई टमाटरों की कीमतें बताने के लिए आया हूँ, तो वो कहेगा 80 का दली टमाटरों की कीमत दसिए, लिहाजा चलने दे जिस तरह चल रहा है। हमें ये माइंड सेट तब्दील करना होगा, अवाम की बात करनी होगी। और मैं नहीं समझता कि अगर गिलगित के अंदर बैरिस्टर गौहर जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं और
पूरे मीडिया की जीनत बना हुआ है, तो फिर महंगाई पे भी बात कर सकते हैं। वो क्यों नहीं करते? तनकीद करें और डट के खड़े हो जाएं। असेंबली का फ्लोर तो मौजूद है ना, वो डाटा के साथ आएँ, स्टैटिस्टिक्स के साथ आएँ और बताएं जो उनका असल काम है। वहाँ पे कौम के बच्चों के बारे में सोचें, पॉलिसियाँ बनाएं जो उनके लिए है ज़रूरी। उसे बस बाहर अंदर अडियाला वजीर आला वो आएगा वो जाएगा, और पर बस इसी में ये पार्टी किधर चलेगी? मैं तो हैरान हूं, अफसोस है। जी जी, इसमें जो इन्होंने बात की ना, बैरिस्टर गौहर हों या दूसरे तरीके इंसाफ के मेंबरान असम्बली, अच्छी बड़ी तादाद है इनकी सेनेट में और कौमी असम्बली में भी। वे ये वहाँ पे भी शोर कर सकते हैं, वहाँ पे भी महंगाई की बात कर सकते हैं। मुझे बताएं लास्ट टाइम केपी असम्बली में कब महंगाई के खिलाफ बात हुई, कौमी असम्बली में कब एजेंडा या कोई मोशन मूव की गई या सेनेट में की गई? मैं अभी पाकिस्तान में था, मुझे इक़्तिदार की जो ये राग गुजर हैं यहाँ पे बड़ा क्लोज मुझे देखने का मौका मिला, जो असम्बली भी दूसरी जगहों पर भी। मुझे आधे से ज़्यादा तो मेंबरान असम्बली जो तरीके इंसाफ के माजरत के साथ वो अपने जाती काम निकलवाते हुए नजर आए। मैं कुछ वज़रा के साथ या कुछ अहम लोगों के साथ जब भी मुलाकात का मौका मिला तो मुझे तो वो लोग वहाँ पे नजर आए जो अपने जाती काम निकलवा रहे थे। तो इस सारी सूरत हाल में एक कंप्रोमाइज्ड क़यादत बन चुकी है तरीके इंसाफ की, मेंबरान असम्बली भी। और मैं ज़रूरी बात उनका नाम नहीं ले सकता इस वक्त, ना ही मुझे लेना चाहिए, जिनको मैंने नहीं, सबको पता है। तो इन हालात में जब आप एक लीडर जब जेल के अंदर हो, उनकी बहनें सड़कों पर मार खा रही हो, पानी उन पे फेंका जा रहा हो, और वहाँ पे मेंबरान असम्बली कितने होते हैं, उनकी मुंतखब क़यादत कितनी होती है? क्या पंजाब असम्बली के बल्कि अदर साहब मैं तो उस दिन मैं खुद शर्मिंदा हो गया जब आप हर बिल पे, हर कानून साजी पे आप एहतजाज करते हैं, वाकआउट करते हैं, लेकिन एक नुक्ते विच गल मुक गई सी। वो ऐसे जब तनख्वाहें बढ़नी थी पार्लियामेंटेरियन की तो सारे इकट्ठे बैठे हुए थे। यार अपनी तनख्वाहों के लिए तो वो बैठ सकते हैं, आवाम के लिए बात नहीं कर सकते। वो तो चले गंदे हैं, तुसी तो चंगे बन जाओ ना यार। नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है। अच्छा जीशान साहब, अगर साहब अभी जैसे कह रहे थे, अच्छा जीशान साहब, एक और चीज ये भी है कि पीटीआई ये शिकवा तो करती है कि भाई हमारी कश्ती जो है वो भंवर में है, हुकूमत जो है वो तंग करे, लेकिन कश्ती के अंदर जो सवार हैं वो भी किसी एक डायरेक्शन पे मुत्तफिक तो हो ना। टू मैनी कुक्स वाली सूरत हाल बन चुकी हुई है पीटीआई की, यूं लगता है। डायरेक्शन कौन देगा? मतलब सलमान अकरम राजा साहब देंगे, सुहेल साहब देंगे, या फिर शेख वकास अकरम साहब देंगे, या अलामा साहब देंगे, अचक रई साहब देंगे, या बैरिस्टर गौहर साहब देंगे? कौन देगा? देखें, ये जो शख्सियत परस्ती वाली या वन मैन शो वाली जो आप बात करते हैं, ये वन मैन शो हर पार्टी के अंदर है अनफॉर्चुनेटली। आज भी जरदारी साहब कहीं जाते हैं तो आप देखें गवर्नर साहब उनके घोटों से नीचे हाथ लगा रहे होते हैं, बस उनकी जूती तक उनका हाथ नहीं पहुंच रहा होता। इसी तरह नवाज शरीफ साहब थे तो शहबाज शरीफ साहब जहाज पकड़ के वहां पर जाते थे डिस्कस करने, बजट भी डिस्कस करने जाते थे लंदन के अंदर, 100 चीजें डिस्कस करने जाते होते थे। वन मैन शो हर पार्टी के अंदर चल रहा है अनफॉर्चुनेटली। और जब नवाज शरीफ साहब बाहर थे तब पीएमएलएन का क्या हाल था यहाँ पर, आप बताएं? जब मुशर्रफ का दौर था तब पीपल्स पार्टी का क्या हाल था यहाँ पर? यही चीज है कि लीडर अंदर बैठा हुआ है, उससे मुलाकात नहीं हो रही, कोई लाहे अमल नहीं आ रहा, हर बंदा अपनी जो है वो उसके अंदर चल रहा है। बहनों का सिर्फ एक ही मुझे यही नजर में आ रहा है, वो किसी तरीके कह रहे हैं कि पार्टी इकट्ठी हो जाए, किसी तरीके से खान साहब के लिए प्रेशर डाला जाए। सुहेल साहब अपनी चीजों के अंदर मसरूफ हैं, राजा साहब अपनी चीजों के अंदर मसरूफ हैं। तो कौन देगा उनको लाए अमल, या कौन उनको इकट्ठा करेगा? कोई भी नहीं। अल्लाह इमरान खान साहब को सेहत तंदुरुस्ती दे, तवील उम्र अता फरमाए। जो नहीं रहेंगे तो फिर की होएगा? लिहाजा कोई ना कोई तो यार सेकंड थर्ड लेयर भी होती है। पार्टियां इसी तरह हुकूमत को मुलाकात तो करवा देनी चाहिए हुकूमत। यार मुझे एक बात बताए, वो चिल्ला काटने गए, सवाब लेने के लिए गए हुए हैं जेल में, वो भाई जुर्म करके गए हैं, अब मुजरिम से जाके आपको एक छोटे को चलाने की बात करेंगे। अगर माजी में हुआ तो गलत हुआ, अगर नवाज शरीफ साहब से जेल में किसी ने पूछा तब भी गलत था, अब भी गलत है। मैं तो बीइंग अ जर्नलिस्ट, मेरी तो सीधी एक ही कसौटी है, उस दौर में हुआ तब भी गलत हुआ, अब हो रहा है तब भी गलत हो रहा है। वो जो कह रहे हैं, ये जवाब साहब ने मेरे ख्याल में कहा चिल्ला काटने गए, सब चिल्ला काटने नहीं गए, ठीक है, वहां पे सजा काट रहे हैं। उनके ऊपर जो केसेस चल रहे हैं, जो इद्दत वाला केस भी बनाया उसके ऊपर भी आपने देख लिया, जो तोशा खाना बनाया हुआ है वो भी आपको पता है, गाड़ियां भी ली गई यहाँ पर, बाकी भी गाड़ियां उठाई गई। उस बहस में हम नहीं पढ़ते, लेकिन क्या इंसानी हकूक देखे जाए तो जेल मैनुअल के मुताबिक भी मुलाकात नहीं बनती, बहनों की, फैमिली की, लॉयर्स की नहीं बनती मुलाकात? सर ये बता दें। तो सर वो फिर वो रहबर इस्लाम बना के भी पेश नहीं किया जा सकता ना किसी को। अगर मैंने पहले कहा किया तब भी गलत था। ये जो हम दलील देते हैं ना, लेकिन नवाज शरीफ नहीं किया, जरदारी ने किया, फिर तो जुर्म ही रहेगा। एक बहुत छोटी सी चीज है जो कि हमारे पास पैरामीटर होना चाहिए। अगर कानूनन मुलाकात अलाउ है और उसके ऊपर ऑर्डर्स आ चुके हैं कोर्ट का, तो फिर ना मुलाकात जुर्म है, ना वो इखलाकी तौर पर गलत है,
ना ही वो किसी तरह से मुल्क पाकिस्तान में किसी भी कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो क्यों नहीं हो रही मुलाकात जवाद साहब? मुझे एक और बात जिनसे बताइए, मिलना चलो चाहते हैं उनसे हर हफ्ते मुलाकात हो जाती है। उनकी बुशरा बीबी से हर हफ्ते वो तो दोनों कैदी हैं ना, वो बात तो बाहर में। दोनों जेल में है। जावेद साहब, जेल में हैं। जावेद अजहर साहब, नहीं, कैदी भी ऐसे है 15 अजहर मिनट से साहब, 50 मिनट की मुलाकात शुरू हो गई है अब ये तो। एक सिंपल सा सवाल है ना अजहर मुलाकात साहब, होती मतलब है, यानी मैं- हमने कोई कानून वायलेट नहीं principally- करना, ठीक है, वी डू एग्री विद इट। हमने मुल्क पाकिस्तान principally के agree खिलाफ या इदारों के खिलाफ कोई बात नहीं करनी, वी डू एग्री विद इट। बिल्कुल। लेकिन क्या अगर यही मुल्क, इसमें बनने वाला कानून, इसकी अदालतें एक ऑर्डर पास करती हैं, उस ऑर्डर के तहत वो लोग मुलाकात के लिए जाते हैं, आप दोनों सहाफ़ी हैं, आप मुझे ये बताएं कि वो मुलाकात होनी चाहिए या नहीं? मैं इस बात पे एग्री हूं कि उनकी मुलाकात होनी चाहिए और जो जेल मैनुअल के मुताबिक उनको सहूलियात हैं वो मिलनी चाहिए, वो मिल भी रही है। मुलाकात भी सिर्फ हो रही, और उस जो मुलाकात का कोड ऑफ कंडक्ट है उस पे भी अमल होना हाँ, चाहिए। पीटीआई को भी करना चाहिए उस पे अमल। देखें, ये तो फिर देखिए, आपका- बाद में ये होता है कि बाद में जो ट्वीट आती है होनी चाहिए, जो लेकिन बहन को anti-state- आके ना फिर इंडियन चैनल पे ये नहीं कहना चाहिए कि रेडिकल कौन है, लिबरल इमरान खान है, फील्ड मार्शल रेडिकल है, फिर आके ऐसी भी चीजें नहीं होनी चाहिए। लिहाजा मेरे ख्याल कोई में तरीका कार जो है ना उस पर पाबंदी तो करनी पड़ेगी। ये तो नहीं है कि आगे आप कह दें कि जी फलां जो है वो मामला इस कदर फलां हो चुका है और आप दीगर चैनल्स पे जाके मुल्क दुश्मन जो है वो बयानियां फैलाने की कोशिश करें, और फिर वही बात है। और यार मेरे दोस्त ने सही कह देता है, टिकटॉकर अवाम है, वो छोटी छोटी चीज को लेके चल पड़ते हैं, संजीदगी से सोच ही कोई नहीं रहा यार। सभी टिकटॉक कर रहे हैं इस अवाम में, हुक्मरानों से लेके अवाम तक सभी टिकटॉक कर रहे हैं। इस टिकटॉक के पीछे ना एक बड़ा फलसफा छुपा नहीं, है। इस टिकटॉक मैं के मखदूम साहब, आप भी पीछे टिकटॉक सिर्फ पे जवाद मैं साहब समझ रहे हैं जी, कि वो हजरत सिर्फ साहब, तनकीद नहीं नहीं छुपी नहीं है। नहीं, अदर साहब क्या कह रहे थे? मैं बिल्कुल, बल्कि इस पे मैं डिबेट होनी आज चाहिए भी इस बात पे कि यकीन कैसे रखता हूं इसके कि हम बच सकते हैं अवाम जो है, मुज़रात से, नुकसानात से। बात यह है कि देखिए, हम दूसरी बातें एक तरफ, सबसे बड़ा मसला महंगाई का है। महंगाई पे एज ए जर्नलिस्ट मुझे भी आवाज़ उठानी चाहिए, एज ए क्या नाम है, एज ए हुक्मरान जो पार्टी के लोग हैं, मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी, उनको भी जो मेंबरान असम्बली हैं उनको बात करनी चाहिए। जो तरीके इंसाफ है उसकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उसको अपोजिशन की जिम्मेदारी दी गई है। अगर अपोजिशन के लोग ही नहीं बोलेंगे तो टाइम भी नहीं मिलेगा। आज सबसे बड़ा मसला ये होता है, नहीं ये अगर टाइम साहब क्या- जिम्मेदार तो फिर हुकूमत वक्त भी होती है, उसको तो ज्यादा माँ के जैसा होना चाहिए। लिहाजा इसका आगाज बड़े पद का मिलके जब सबको 2022 मिलके के सब मिलके अंदर करना पड़ेगा। सिर्फ 2022 opposition आप से अपने नहीं अपने होगा। टाइम बिल्कुल, का ये- 10% महंगाई पे बात करें। जैसे मैंने पहले कहा, जिशान साहब जैसे लोग हों, जादी साहब जैसे लोग हों, इन जैसे लोग जो सोशल मीडिया पे जिनकी एक अच्छी प्रेजेंस है, तो मेरे ख्याल है बहुत सारी चीज़ें हमने बदलती देखी हैं सोशल मीडिया के प्रेशर पे। अगले चंद दिन 10 दिन सिर्फ जिशान साहब एक अहद कर लें कि वो हर रोज़ अपने वीलॉग में, अपने प्रोग्राम में एक अलहदा से 10 मिनट का सेगमेंट वो महंगाई पे और बगैर किसी ज्यादा से- सच नहीं बोलना, वरना पीका एक्टिव हो जाएगा। नहीं, नहीं, निशान साहब, अच्छा, मुझे मुझे उनकी सेफ्टी और वेलबींग बहुत प्यारी है। अजहर साहब, आप लंदन है, मैंने भी आपके साथ पीछे लंदन पहुंच जाना है। जिशान साहब का पता नहीं वीजा भी है कि नहीं, इनको बुला लेंगे, इन्हें बुला लेंगे, बस ठीक है। कश्ती तो ना बुला नहीं, पहले नहीं जाना पाकिस्तान नहीं के नहीं, बाहर, इनको आपको पाकिस्तान जहाज भी बुलाएंगे, बुला लेंगे, अल्लाह खैर करे। वो मैं जवाब साहब ने कह दिया कश्ती पे ना चले जाइएगा। ये देखें आप जहाज में बुलाएंगे, ना ही एक जुमले की चलिए, वक्त की कमी भी है जी। जहाज में बुलाएंगे और बाइज्जत तरीके से बुलाएंगे। चले, ठीक है। ये है कि देखिए इस वक्त पूरी दुनिया के ज़ैदी साहब जो मामलात है ना, हमें ऐसी खबरों पे हम जान के तवज्जो नहीं देते। मैं तो चाहता था कि इसको भी उठाया जाए। ये कोई जवाज़ नहीं है कि महंगाई जो है इधर है तो फिर हिंदुस्तान पहली दफ़ा 10 साल में वो निचली तरीन सतह पे सरमायाकारी के हवाले से आ गया है। और हमें ये भी देखना चाहिए कि वहाँ क्या है। अगर हमें सिर्फ हथियार और असला तो नहीं चाहिए ना, हमें आवाम का मेयार ज़िंदगी भी बेहतर बनाना है। तो मेरा ख्याल है ये बेहतरीन मौका है जब हिंदुस्तान को उभरती हुई मंडियों में जगह नहीं मिल रही, हमारे पास है। खुदारा मिल के इस मुल्क का अगर सोच लेंगे और उसके लिए ऐवान जो है ना वहाँ से गुफ्तगू शुरू हो। साहब, ये आपने बड़ा मीडिया important- पर्सन मेरी जिम्मेदारी है, मुझे भी इस पे बोलना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का जुज सिर्फ डिफेंस हमारा या मिलिट्री एक्शन नहीं है, बल्कि
कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी ये भी बड़ा एक आम जुज होता है राशन सिक्योरिटी का। पता है ये ट्रंप इंतजामिया जो है वो अभी नया टैरिफ हमारे ऊपर लगाने लगी है 10% का फोर्स लेबर के नाम इंडिया पे भी लग रहा है। वो सब पे चले उस पे और सर इंडिया को छोड़े हम तो पाकिस्तान की बात करेंगे ना। बात तो यहाँ पे ये है कि मतलब अगर आपने कोई क्या पता उसमें रियायत करवा लें ट्रंप के साथ हमारे। आपने बहुत अच्छा डिप्लोमेटिकली प्ले किया है, लेकिन ज़ीशान आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, लेकिन इसमें पॉइंट ये है कि जो कलेक्टिवली हम सब की तरफ से मीडिया पे जाना चाहिए आवाम के लिए, हमने डिप्लोमेटिकली नो डाउट बहुत अच्छा प्ले किया है। हम पाकिस्तान की बात हो रही है पूरी दुनिया में, हम मानते हैं, हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, बट क्या उसको पाकिस्तानी आवाम के फायदे के लिए ट्रांसलेट होना चाहिए था या नहीं? अगर 10% टैरिफ लगा है तो हमारे जो वो रिलेशन है वो मतलब हम एक मीडिएटर हैं, क्या हमें कंसिडरेशन नहीं दी जा रही? क्या पता हो ही जाए, चले हम उम्मीद करते हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस सारे मामले में मतलब पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन है, बहुत सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं जो कि हम ड्राइव कर सकते हैं। हम मीडिएटर का रोल अदा करें, मुआहदा हो जाए, लेकिन हुकूमत को पब्लिक के लिए किस तरह से ट्रांसलेट करना है इस पे सोचना चाहिए। एग्जैक्टली। चलिए वक्त की हमारे पास कमी, हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये एक चीज ऐड ले लें, चलिए शॉर्ट कमेंट। एग्रीकल्चर टैक्स लगा रहे हैं, एग्रीकल्चर टैक्स अभी लगा रहे हैं इस बजट के अंदर, क्या तबाही फैलेगी आप खुद सोचें। नहीं बिल्कुल, इस पे आई गेस सबको सबका कंसेंसस भी है। एग्रीकल्चर टैक्स क्या तबाही फेरेगा यहाँ पर? एग्रीकल्चर क्या, हर चीज पे ही टैक्स है, और बस इस पे तो सबका कंसेंसस भी है कि महंगाई और टैक्स के ऊपर सबको बात भी करनी चाहिए। और कुछ बेसिक चीजें हैं एग्रीकल्चर पे ज़ीशान 0.3% अभी ओवरऑल देखा जाए एग्रीकल्चर पे हम सबसे कम टैक्स देते हैं, तो मेरा ख्याल से एग्रीकल्चर का जो एक सेक्टर है बिल्कुल टैक्सेबल उस तरह से नहीं है, क्योंकि इसमें एक पॉइंट ये भी है कि हमारे सारे एमएनएस जो हैं मिडिल क्लास, बहुत सारे का ताल्लुक बिजनेस और एग्रीकल्चर उनका बिजनेस है, चूंकि उसको टैक्सेबल होना चाहिए। अलग डिबेट है, आप किसी और प्रोग्राम में करेंगे। इस पे इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कंबर जैदी साहब, जवाद फैजी साहब, ज़ीशान अजीज साहब मौजूद थे। नाज़रीन इकराम, इसी के साथ मखदूम शाह आपको इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।